यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग। अभी हम 5 मिनट 10 मिनट पहले ही मिले थे। आई टोल्ड यू वी आर हैविंग क्लास। आई एम सी एस आकर विचेवर्गी इन प्रैक्टिस। इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, प्लस आई एम अ ट्रेडर, ट्रेडिंग भी करता हूँ। मैं आप लोगों को टैक्स पढ़ाऊंगा। टैक्स का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है इनकम टैक्स और एक है आपका जीएसटी। सो इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अगर हम बात करते हैं टैक्स के पेपर की, तो टैक्स के पेपर में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको इनकम टैक्स और एक पढ़ना है जीएसटी। जीएसटी आपको निखिल सर पढ़ाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू द इनकम टैक्स वाला पार्ट। ये 50 मार्क्स का है। मैं एक ब्रीफ पहले आज थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेंगे, सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। 2 दिन का टाइम लगेगा, आज और कल का। उसके बाद से फिर आपको मेन सेक्शंस पढ़ाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। 50 मार्क्स का ये है, 50 मार्क्स का ये है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि इनकम टैक्स जो है वो 60 मार्क्स का था और इसका सिलेबस थोड़ा सा कम था। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया इस बार, इसका मार्क्स क्या कर दिए, कम कर दिए। लेकिन मार्क्स कम करने के साथ इसके सिलेबस को क्या कर दिया है, बड़ा ज्यादा कर दिया है। थोड़ा सा लेंथी है। इनकम टैक्स का सब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई अश्योर यू कि आप बोलोगे कि हाँ सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट। आप अगर देखो किसी को प्रैक्टिकल पसंद है तो 100% हो सकता है उसको कॉस्ट या अकाउंट ज्यादा अच्छा लगे। बट इफ यू लव थियरी सब्जेक्ट तो इन थियरी माय सब्जेक्ट विल बी द बेस्ट। आपको बहुत मजा आएगा। बस एक प्रॉब्लम रहेगी कि क्या रहेगा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अब वो लेंथी है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जो जीएसटी है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मतलब बैलेंस किया गया है। बैलेंस कैसे किया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, लेंथी बनाया है, इसको क्या करा है, थोड़ा सा शॉर्ट है। उसके मार्क्स भी क्या है, कम है। मार्क्स भी सॉरी मतलब कंटेंट भी क्या है, कम है, और मार्क्स भी 50 है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स यहां से अप्रोच करते हैं, सोचते हैं कि हमको अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करना है तो वो लोग किस पे फोकस करते हैं, पहले जीएसटी पे, क्योंकि शॉर्ट है और 50 नंबर दे देगा। और उसके बाद किस पे फोकस करते हैं, इनकम टैक्स पे। ये बात इंस्टीट्यूट को पता चल गई। इंस्टीट्यूट ने बोला अब बताते हैं इन लोगों को। भला ही इनकम टैक्स लेंथी है, इसका पेपर क्या कर दिया इन्हें, इजी कर दिया। मतलब अगर किसी को बेसिक प्रोविजंस भी पता है तो वो क्या कर सकता है, ये पेपर को स्कोर कर सकता है। इसको थोड़ा क्या करने लग गए हैं, डिफिकल्ट बनाने लग गए। इसको भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। हम ये सोच के जाएंगे कि भैया ये वाला सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे, इस वाले सब्जेक्ट में बच के निकलने की कोशिश करेंगे, तो बॉस आप गलती कर रहे हो। और गलती इसलिए भी कर रहे हो, ये सब्जेक्ट सिर्फ इंटर का नहीं है, ये सब्जेक्ट कहां का है, सीए फाइनल का। सीए फाइनल का 100 नंबर का है और जीएसटी भी कितने का है, 100 नंबर का। इसको इंटर के लिए नहीं पढ़ना है, इसको किसके लिए पढ़ना है, फाइनल के लिए। प्रैक्टिस करोगे, ऑफिस में जाओगे, आर्टिकलशिप करोगे, ये 2 ही सब्जेक्ट है जो आपको कमा के देने वाले हैं। आपका जीवन जो बदलने वाले हैं, ये 2 ही सब्जेक्ट है। यस, आप ऑडिट के फील्ड में जाओगे तो ऑडिट इज ऑल्सो देयर। सीए है तो अपने पास वेराइटीज अवेलेबल होती है। बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें हर चीज का क्या होना चाहिए, नॉलेज। टैक्स का भी होना चाहिए, फाइनेंस का भी होना चाहिए, अकाउंट्स का भी होना चाहिए। तो यस, मेरा सब्जेक्ट आपके बहुत काम का है प्रैक्टिकली भी, एंड मैं इसमें ही प्रैक्टिस करता हूँ इनकम टैक्स के अंदर। एंड वही मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा। प्लस ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आप फाइनल में पेपर दे रहे हैं। सो इट्स नॉट कि सिर्फ अपना एग्जाम 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 एग्जाम। आपके पास थोड़ा डीप नॉलेज होगा। डीप नॉलेज होने से आपको फाइनल में बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, फायदा। इसमें याद करना पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मेमोराइज करना पड़ता है चीजें, वो मैं करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है। इनकम टैक्स चालू करने से पहले आपने कभी जीवन में कोई लॉ पढ़ा है, फाउंडेशन में तो पढ़ा ही होगा। कौन सा लॉ पढ़ा है, मर्केंटाइल लॉ, है ना। आपने कौन सा लॉ पढ़ा है, मर्केंटाइल लॉ। मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से आज, वो प्रश्न के मुझे आंसर्स मिल जाएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, कम्युनिकेशन जारी रखेंगे दोस्तों। ऑनलाइन वालों आप लोग भी कम्युनिकेट करें, जितना कम्युनिकेट करेंगे ज्यादा बेटर है। जितना बेशरम बन जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। कोई शर्म रखने की मुझसे जरूरत नहीं। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो आप पूछ सकते हो, नॉट एन इश्यू। हाँ, कोई बहुत ही रिलेवेंट डाउट पूछोगे तो आई विल स्टॉप यू एंड से कि भैया अपन बाद में अकेले में क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन रिलेवेंट डाउट होगा तो अच्छा है, सबका फायदा होगा, क्लास का भी फायदा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार, क्या गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है?
कैन गवर्नमेंट इंपोज टैक्स ऑन एनी मैटर? नो कि यस? कितने लोग बोलते नो? नो बोल रहे हैं। यस वाले कौन है भाई? कोई है यस वाला? यस मतलब सरकार, हाँ अरे काय को शर्म, मेरे साथ हो ना आप लोग, काय को टेंशन लो, मैं हूं आपके साथ। क्या सरकार किसी कल क्या सरकार उठकर ये कह सकती है कि सांस लेने पे टैक्स? सांस लेने पे टैक्स, पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है? यस बोल रहे, यस वाले बच्चे सही बोल रहे हैं। यस वाले बच्चे, सरकार किसी भी मैटर पे क्या लगा सकती है? टैक्स। बट वो चीज कहां लिखी होनी चाहिए मालूम है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होना चाहिए। कहां लिखा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। सांस लेने पर भी टैक्स लग सकता है अगर वो चीज कहां लिखी हो? कॉन्स्टिट्यूशन। पानी पे तो लगा ही रहे ना भाई, पानी पे तो लगा ही रहे, वाटर पे क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। तो भाई सांस पे भी क्या लगाया जा सकता है? टैक्स लगाया जा सकता है। बट वो चीज कहां लिखी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होनी चाहिए। ठीक है। पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। अब मुझे बताएंगे कि वाई टैक्स। अच्छा, किसी के मन में आया होगा कि सर सांस तो गिन नहीं सकते इसलिए नहीं लगा सकते, या सांस तो मतलब जो हवा है वो तो नेचुरल रिसोर्सेस है, उस पर क्यों टैक्स लगाया जा सकता है? तो मैंने पानी का बताया कि पानी पे तो क्या लगता है? टैक्स लगता है। और गिनने का कोई मैटर नहीं, नॉर्मली उनको आदम पता है कि इंसान डे में कितनी क्या लेता है, ब्रीथिंग करता है नॉर्मल इंसान, उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं? टैक्स। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, और अमेंड करके लिखना होगा कि साहब क्या लगाया जा सकता है? टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है वाई टैक्स। भारत सरकार टैक्स क्यों लगाती है? भारत सरकार टैक्स क्यों लगाती है? वाई टैक्स? एनी रीजन? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। एक्चुअली हमारी इकोनॉमी जो है वो सरप्लस इकोनॉमी नहीं है। हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? डेफिसिट। हमारे वहां खाने वाले लोग ज्यादा है और कमाने वाले लोग क्या है? कम है। मतलब हमारी सरकार कमा कम पाती है और हमारे वो कंजम्पशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो सरकार क्या करती है देश चलाने के लिए? देखो पैसे कहां से आ सकते हैं? या तो सरकार खुद बिजनेस करे, बट सरकार जनरली बिजनेस करके उतना प्रॉपरली रन नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती, पैसों की हमेशा क्या रहती है? शॉर्टेज रहती है। और वो क्या लेते हैं पैसा? टैक्स कलेक्ट करके। कुछ लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, पूरे देश के लिए क्या करते हैं? पैसों को यूज करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज होती है दोस्तों वहां पर टैक्स नहीं लगता है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे टैक्स नहीं लगता है। कौन सी कंट्रीज होती है वो? सिंगापुर। सिंगापुर में टैक्स नहीं लगता है, सिंगापुर में टैक्स लगता है। दुबई, हाँ दुबई में भी टैक्स नहीं है, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है दोस्तों। मॉरिशियस, मॉरिशियस ऐसी कंट्री है जहां पर क्या नहीं है? टैक्स नहीं है। तो वहां की गवर्नमेंट कैसे रन करती है चीजों को? वहां की गवर्नमेंट कैसे रन करती है अपना बिजनेस? कहीं ना कहीं से देखो सरकार को पैसा आ ही रहा होगा। मॉरिशियस वालों को पैसा कहां से आ जाता है? टूरिज्म से। दुबई वालों को पैसा कहां से आ जाता है? टूरिज्म से। तो फिर वो इतना लोड नहीं लेते है ना, वो इतना लोड नहीं लेते, वो टैक्स नहीं लगाते, वो टूरिज्म को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं और वहां से क्या करने की कोशिश करते हैं? अर्न करने की। ठीक है। फिर मेरा ये कहना था कि टैक्स हेवन, आपको पता है इंडिया में कितना टैक्स है? एक 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 आपको रफ आइडिया देता हूं। जैसे मान लो कोई इंसान 1 करोड़ रुपए क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। तो मोटा मोटी वो 40% तो इनकम टैक्स देता है। कितना देता है? 40। अभी तो ये तो मैं क्लास में कब से बता रहा हूं, अभी रील्स में ज्यादा चल रहा है, जब से ये आपका क्या बोलते हैं टैक्स का बजट आया है जब से ज्यादा चल रहा है। 40% तो क्या लग जाता है दोस्तों? इनकम टैक्स लग जाता है। फिर हमारे हिंदुस्तान में जीएसटी है। जीएसटी की जो रेट है वो आपकी 5% से चालू होती है और 28% तक जाती है। तो मैं ऐसा बोल दूं ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 15% या 20% के बीच में क्या लग जाता है? जीएसटी। देखो आप अच्छा खासा कोई इंसान 1 करोड़ अर्न कर रहा है तो घर पे एसी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, कार खरीदेगा, सब आइटम्स के ऊपर 28 से लेके 18% के बीच में जनरली क्या होता है? लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी होता है। आप इतना कहां दे देते हो? जीएसटी में। मतलब 1 करोड़ का 40% तो सरकार ने क्या ले लिया? इनकम टैक्स। और 15-20% क्या ले लिया उनने? जीएसटी। फिर आप क्या करोगे? पैसे बच गए, पैसे भाई बच गए, पैसे तो क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे तो कहां इन्वेस्ट करोगे? प्रॉपर्टी में करोगे। प्रॉपर्टी में करोगे या फिर क्या करोगे? शेयर्स में करोगे।
या एफडी करोगे? एफडी पे करोगे तो अच्छा है, चलो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उस पे? कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट होगा उस पे सरकार फिर से क्या ले लेगी? टैक्स। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो सरकार पहले तो क्या लेगी आपसे? स्टैंप ड्यूटी। पहले आपसे क्या लेगी? स्टैंप ड्यूटी। और उसके बाद जब प्रॉपर्टी बेचोगे तो फिर से क्या लगेगा? इनकम टैक्स। शेयर्स खरीदोगे तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, शेयर्स खरीदने में भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। ये सारी चीजें देने के बाद जब आप फिर से उस शेयर्स को बेचोगे तो बेचते टाइम भी फिर से टैक्स देना है, स्टैंप ड्यूटी देनी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर फिर से टैक्स देना है। मतलब कितना टैक्स है। इंसान 40% ईयर में आपको बोलूं और एक 10-20% मान लो, मतलब कम से कम 30% ही अपना क्या करता है? पैसा बचा पाता है। इसका एक ही रीजन है, जनसंख्या। तो इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जहां पे जनसंख्या को कंट्रोल करने की क्या की गई है? कोशिश की गई है। और वो हर बार बोलते हैं बच्चे दो ही अच्छे। वो कहीं कहते हैं कि साहब 2 बच्चों से ज्यादा होगा तो उन बच्चों का आपको इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट आपको दिया नहीं जाएगा। द मेन रीजन इस हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। और ये सारा इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं? देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो मिलियनर्स है, जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो देश छोड़कर चले जाते हैं और ऐसी कंट्री में जाके शिफ्ट होते हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि दुबई हो गया, मॉरिशस हो गया, लिechtenstein हो गया, कीमैन आइलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड नहीं है बेटा, स्विट्जरलैंड में टैक्स लगता है, लेकिन वहां पर एक स्विस बैंक करके है जहां पर पैसा जमा किया जाता है, तो वो बैंक वाले क्या करते हैं? ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो वो कहां की बात है? आपकी स्विस बैंक की बात है। ये लोग वहां जाके शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये रिपोर्ट थी। अमेरिका के अंदर भी 40% टैक्स है, लेकिन 40% टैक्स लेने के बाद दैट इज इनकम टैक्स, वहां पे भी जीएसटी है, लेकिन जो सरकार टैक्स लेती है उसका बेनिफिट बहुत देती है आपको। इंश्योरेंस वगैरह वहां पर क्या होता है? मेडिकल पूरा क्या हो जाता है? फ्री। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स है। बट हमारे देश में ये सब प्रॉब्लम है। अभी टैक्स कलेक्शन है, ज्यादा सरकार हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं दे पा रही। बट यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो है। इस बार के बजट में सीतारमण जी ने क्लियर कहा है कि 6 महीने के अंदर हम इनकम टैक्स को पूरा ड्रास्टिक रिव्यू करेंगे और ड्रास्टिक चेंज करने की कोशिश करेंगे। सुना होगा आपने बजट में, बहुत अच्छी बात है। अगर इनकम टैक्स में चेंज आता है, टाइम लगता है चेंज आने में, 1-1.5 साल। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आज से 2-3 साल बाद, जबरदस्त स्कोप होगा इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि नया नया आया होगा, बहुत कुछ उसमें क्या हुआ होगा चेंज। हमारा इनकम टैक्स चला आ रहा है 1961 से। तो 1961 से जीएसटी कब आया बेटा? 2017 में। टैक्स सिंपल है। सिंपल क्यों? क्योंकि वो कब बनाया गया है? सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए 2017 में क्या किया गया है उसको लेकर आए हैं। लेकिन ये कब से चला आ रहा है इनकम टैक्स? 1961 से चला आ रहा है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बहुत सारी चीजें क्या सरकार बदलती गई, नए नए प्रोविजंस उसके अंदर क्या होते गए, ऐड होते गए, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स उसमें आई। इनकम टैक्स बल्कि हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए, है ना। अपन लोग तो पढ़ेंगे क्लास में तो इतना कोई डिफिकल्ट लगेगा नहीं, लेकिन जो एक कॉमन जनता है उसके लिए क्या हो गया डिफिकल्ट। उन्होंने बोला चेंज करेंगे, कुछ इजियर वर्जन लाने की कोशिश करेंगे। पैसा कमाने का बहुत शानदार स्कोप है। प्लस दोस्तों क्या है कि आज दूसरी कंट्रीज में भी टैक्स है, यूके में भी टैक्स है, यूएस में भी क्या है टैक्स है। मैं आपको सजेशन दूंगा मेरे सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इंडियन टैक्स तक सीमित मत रहना। इंडियन टैक्स में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन टैक्स में है और मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन टैक्स पे ही काम करते हैं। लेकिन यूके का टैक्स और यूएस के टैक्स को बहुत कम लोगों ने आज की तारीख में क्या किया है? टच किया है। आपको अपने जीवन में सीए के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर जाना है, ये वाला काम सीखना। ये तो सीखना ही सीखना, इनकम टैक्स इंडिया का, लेकिन कौन सा काम भी सीखना? यूएस और यूके का। ये आ गया ना दोस्तों, वो पे करते हैं पाउंड्स में और किस में पे करते हैं? डॉलर्स में। अपने यहाँ का क्लाइंट 800, 1000, 2000 रुपए देने में ही उसको क्या करते हैं पता नहीं, पसीने आने लग जाते हैं कि यार क्या 2000 रुपए इनकम टैक्स में देना, इतना खर्च क्यों करना। वहां पर आप 15,000, 20,000 रुपए भी मांगो एक रिटर्न फाइल करने के, उनके हिसाब से ये क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। और वहां की कॉम्प्लिकेशंस भी क्या है दोस्तों? बहुत कम है। ये फर्दर की बात है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। मतलब आपको कौन सी फील्ड का? इंडिया का टैक्स, डोमेस्टिक टैक्सेशन तो आता है, साथ में कौन सा टैक्सेशन भी आता है? अदर टैक्सेशन भी। कमाई के लिए अच्छी चीज है। फिर
मेरा क्वेश्चन था कि पावर टू इंपोज टैक्स कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा तो ही सरकार क्या कर सकती है? टैक्स लगा सकती है, नहीं तो टैक्स नहीं लगा सकती। यस, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ती है। वाई टैक्स? सो लाइक डेवलपमेंट के लिए, है ना, गवर्न करने के लिए, देश को चलाने के लिए। नाउ मेरा ये क्वेश्चन है, हाउ एनी लॉ इज मेड? कोई लॉ कैसे बनाया जाता है? जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो वो लॉ किस तरीके से बनाया गया था? पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। बेसिक पता तो हो दोस्तों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बेसिक पता होना चाहिए। बहुत इजी बात है। लॉ कैसे बनता है? बिल पास करके, सिंपल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है तो फिर क्या करेंगे? बिल पास करेंगे। बिल पास कैसे करते हैं बताओ फटाफट से? लोकसभा में पास करते हैं, फिर कहां पास है? राज्यसभा में पास करते हैं। किसकी अप्रूवल मिल जाती है? प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो भैया वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। ऐसा ही हुआ था बेटा, इनकम टैक्स का क्या आया था? बिल आया था। इनकम टैक्स का बिल लोकसभा में गया होगा, फिर कहां गया होगा? राज्यसभा में गया होगा, और फिर प्रेसिडेंट ने क्या करी होगी? अप्रूवल। तो इनकम टैक्स एक्ट, बिल विल बिकम दी एक्ट। पहले मेमोरेंडम होता है, ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? उसको प्रॉपर करके बिल बनाया जाता है, बिल को फिर पास करवा के क्या कराया जाता है? एक्ट। बेटा जिस भी साल वो एक्ट प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, उस एक्ट के आगे उस ईयर का जो नाम लिख जाता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, मतलब प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कब दी होगी? 1961 में दी होगी। जीएसटी 2017 है, तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब आई होगी? 2017। देखो, हो सकता है कि जीएसटी का बिल लोकसभा में 2016 में पास हो गया हो, राज्यसभा में भी 2016 में पास हो गया हो, लेकिन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कब दी उसकी? 2017 में। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जीएसटी एक्ट 2017। ठीक है साहब। अच्छा, पहले राज्यसभा में जाता है कि पहले लोकसभा में जाता है? कहीं पे भी जा सकता है। बिल पहले कहीं पर भी पास हो सकता है, या तो राज्यसभा में पास हो जाए या तो लोकसभा में पास हो जाए। पहले कोई सी भी सभा में पास करवा लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर किसकी अप्रूवल हो जाएगी? प्रेसिडेंट की अप्रूवल, है ना। तो लोगों को जनरली मिसकंसेप्शन है कि पहले कहां चले जाता है? लोकसभा, क्योंकि हमने ज्यादा उसके बारे में सुना होता है। बट ऐसा नहीं है, कोई से भी हाउस में आप क्या करवाइए, उसको पास करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हाउ लॉ इज मेड? अब हु मेक द लॉ? लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाता कौन है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? पावर होता है। उस पावर को यूज करते हुए क्या करवाया जाता है? बिल पास। बिल कौन पास करवाता है? हु मेक द लॉ? कोई गवर्नमेंट की पार्लियामेंट? पार्लियामेंट। हु मेक द लॉ? लॉ बनाता कौन है? सरकार नहीं बनाती बेटा, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। सहमति से क्या करते हैं? लॉ बनाए जाते हैं। यस, किसी पार्टी की मेजोरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है, तो फिर उसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है। अच्छा, लॉ बनाती तो पार्लियामेंट है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ को चलाता कौन है? जैसे टैक्स लॉ, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, तो मतलब टैक्स लॉ पढ़ा रहा हूं, तो आई विल टॉक मोर अबाउट द टैक्स एस्पेक्ट। लॉ को चलाता कौन है? सुनना, इधर ध्यान से सुनो। पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। बनाते कैसे हैं? बिल पास करके। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। ठीक है। चलाता कौन है? एडमिन, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज इनकम टैक्स एक्ट पास हो गया है, पास है, जीएसटी पास है, उसको सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं देश में? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये बात याद रखो। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स, कोई सा भी आप लॉ पढ़ रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। देश में सही सभी लोग क्या करें? कानून फॉलो करें। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन बेटा? रूलिंग पार्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूं।
हमारे देश में रूलिंग पार्टी भी कौन है? बीजेपी। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बीजेपी की रिस्पॉन्स। हु इज द हेड ऑफ बीजेपी? बीजेपी का हेड कौन है? ओए मोदी जी। हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन इंडिया? मोदी जी। लेकिन यार एक बात बताओ, मोदी जी को अपन बोल देंगे हाँ यू आर रेस्पॉन्सिबल, वी अंडरस्टैंड ही इज रेस्पॉन्सिबल, लेकिन एक बात बताओ, क्या वो अकेले मिलके सारे लॉ को, टैक्स, इनकम टैक्स को, जीएसटी को, कस्टम्स को, दूसरे भी लॉ को खुद ध्यान रख सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं। उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, इटली जाना है, यूएस जाना है, ऐसे अलग अलग जगह जाके लोगों से मिलना है, तो उनके पास टाइम कम है। उन्होंने बोला यार मैं अपने देश के रिलेशंस अच्छे करने में कोशिश करूंगा, टैक्स का काम मैं किसको डेलीगेट कर देता हूं। मोदी जी ने ये काम डेलीगेट कर रखा है किसको? किसको डेलीगेट कर रखा है? हाँ, एक पिशा ने एक अच्छी बात बोली कि सर है ना, आपने यहां पे लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता है, तो सेंट्रल का। उसने बोला सर स्टेट का भी होता है, दोनों का भी हो सकता है। यस वो सही कह रही है, बताओ क्यों? क्योंकि देखो जीएसटी है, तो जीएसटी में क्या होता है? सीजीएसटी है, और कौन सा है? एसजीएसटी है। तो भाई स्टेट भी ध्यान रखेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट भी। बिल्कुल करेक्ट कह रही हो। लेकिन मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो कौन सा सब्जेक्ट है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स इज सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। मोदी जी ने ये काम डेलीगेट कर रखा है। आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा, हाउ दी थिंग्स वर्क, क्योंकि आपको, हम जब टैक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। डेलीगेट किया है किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। एंड आई शुड से फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एंड हु इज द हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्टर। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन इन इंडिया, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन इन इंडिया? एवरीवन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइनेंस मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर को डेलीगेट करने से मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई क्या? हाँ, अल्टीमेटली हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मोदी जी। बजट खराब आता है तो भैया वो राहुल जी चिल्लाएंगे पार्लियामेंट में बैठ के, वो क्या बोलेंगे? सीतारमण जी आप भी इस्तीफा दो, और मोदी जी आप भी हट जाओ, आप भी देश चलाने लायक नहीं हो। क्योंकि हु इज रिस्पॉन्सिबल? अल्टीमेटली यू, बिकॉज यू हैव अपॉइंटेड। मैंने आर्टिकल को ऑडिट करने भेजा, आर्टिकल ने गलत कर दिया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आर्टिकल गलत है, उसको जेल होगी? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसकी गलती है? मेरी गलती है अल्टीमेटली, क्योंकि मैं उसको पर्सन जिसको मैंने भेजा था, डेलीगेट किया था काम, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, उसके पास बहुत काम है, बहुत काम। इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी, साथ में और भी मिनिस्ट्रीज जो होते, और भी जो काम होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के होते हैं, आरबीआई का देखना, ये देखना, बैंकिंग्स को देखना, बहुत काम है। शी कैन नॉट डू दिस थिंग अलोन। सीतारमण जी ने इनकम टैक्स को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी, जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या की जाती है? फॉर्म की जाती है। उस स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम क्या मालूम है? सीबीडीटी। सीबीडीटी एक बॉडी बनाई है, स्टैट बॉडी। ये स्टैट बॉडी है सीबीडीटी। सुलभम क्या है पता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स को चलाने का काम किसका है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखो इनकम टैक्स बन गया है, कुछ अमेंडमेंट लेकर आने हैं। वो अमेंडमेंट लाने के लिए नोटिफिकेशन इश्यू करना पड़ता है। वो नोटिफिकेशन कौन इश्यू करता है? सीबीडीटी। हु इश्यूज द नोटिफिकेशन? सीबीडीटी। तो ये है भाई, आपको पता बात, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दिया, सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दिया, तो आपको समझ में आएगा कि सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया। सर नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, एक एक वर्ड समझाऊंगा, है ना, एक एक वर्ड समझाऊंगा। लेकिन पहले तो ये समझ लो कि भाई सीबीडीटी ये बॉडी है, उसके पास पावर है ये सब काम करने का। एक और एक बॉडी है जो आपको निखिल सर बताएंगे, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स को कौन मैनेज करता है? सीबीआईसी। और इनकम टैक्स को कौन मैनेज करता है? सीबीडीटी। नाउ सीबीडीटी के अंदर दोस्तों क्या होता है, 6 मेंबर्स होते हैं।
सीबीडीटी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर और एक चेयरपर्सन होता है। तो टोटल मेंबर की बात करूं तो कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 6 मेंबर है और एक चेयरपर्सन है। बहुत ही टैलेंटेड लोग यहां पर आते हैं। सीबीडीटी में पहुंचने का तरीका है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा यूपीएससी का। यूपीएससी के एक एग्जाम होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस करके, है ना। उस रेवेन्यू सर्विस के थ्रू जब आप एग्जाम क्लियर करते हो, काफी टाइम का आपको क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस हो जाता है। धीरे धीरे प्रमोट होके आप कहां पहुंच जाते हो? सीबीडीटी के अंदर पहुंच जाते हो। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? और भी सीबीडीटी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू सर्विस के लोग ही होते हैं, लॉ फील्ड के लोग भी होते हैं। मतलब ये जो मेंबर्स होते हैं ना, है ना, मेंबर्स जो होते हैं 6 मेंबर्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। एक हो गया टैक्सेशन फील्ड से हो जाएगा, एक लॉ वाली फील्ड से हो जाएगा, जो अपने जो एलएलबी एडवोकेट्स वाले जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स होते हैं, वो वहां पर आ सकते हैं। या फिर किसके पास अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा क्या है? नॉलेज है, तो वो इंसान भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से सीबीडीटी अपने पास लोगों को रख के रखती है। और साथ में क्या होता है? इनका एक चेयरपर्सन। मैं ऐसा कहना मेरा सही रहेगा क्या? ऐसा कहना मेरा सही रहेगा क्योंकि मोदी जी ने काम डेलीगेट किया है किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम डेलीगेट किसको कर दिया है? सीबीडीटी को। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी बोलने का रीजन क्या है? स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुई है। स्पेशल एक्ट, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्पेशल एक्ट से फॉर्म हुई है ना, तो भैया वो स्पेशल एक्ट का जो नाम है ना, वो है इंडियन रेवेन्यू एक्ट। उनका नाम क्या है? इंडियन रेवेन्यू एक्ट। एक इंडियन रेवेन्यू एक्ट है, उसके थ्रू क्या बनाया गया है? सीबीडीटी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब दोस्तों एक बात बताइए, क्या सीबीडीटी के ये 7 लोग और मोदी, एक तरह से सीतारामन जी और एक मोदी जी, क्या पूरे देश का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं 7 लोग मिलकर? क्या ये लोग झोला लेके निकल सकते हैं, हर एक के पास आ सकते हैं कि लाओ टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो? नहीं पॉसिबल है। सीबीडीटी ने टैक्स कलेक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है। सीबीडीटी ने टैक्स कलेक्शन के लिए क्या बनाया है? एक डिपार्टमेंट बनाया है। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है पता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सीबीडीटी ने क्या करा है? डिपार्टमेंट फॉर्म किया है। वो डिपार्टमेंट का नाम है दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाम सुना होगा आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारा इनसे काफी लेना देना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही क्या होते हैं, जनरली लॉ को फॉलो ढंग से नहीं किया एसएससी ने, तो फिर उसके पास नोटिसेस आते हैं। उस नोटिसेस का हमें क्या करना पड़ता है? जवाब देना पड़ता है। हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना होता है, वहां पे ऑफिसर से मिलना होता है, आपका अपना व्यू रखना होता है, उनका व्यू जानना होता है। ऐसे केसेस आपको हैंडल करने होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, देश में, हमारे देश को 18 भागों में बांटा गया है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्पस। कितने डिपार्टमेंट्स? 18। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश में एक नहीं है, कितना है? 18 है। एमपी सीजी का एक है, महाराष्ट्र का एक है। तो इसे एमपी सीजी को क्या कर दिया? एक में डाल दिया। इधर से आप देखेंगे तो अपना बिहार और झारखंड, इसका क्या रहेगा? एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका क्या रहेगा? एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे बड़ी स्टेट्स हो गई, राजस्थान हो गई, गुजरात हो गई, जहां से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, वहां पर एक पूरा ही उस स्टेट को डिवोटेड क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। 18 रीजन्स में इनकम टैक्स को डिवाइड किया गया है। अब इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है ऑफिसर की आर्मी। ऑफिसर्स की आर्मी आती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन आता है? ऑफिसर्स की आर्मी। इनने क्या कर रखा है? ऑफिसर्स की आर्मी बना रखी है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होता है ना, कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे कुछ और कोई एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के नीचे भी आएगा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, ऐसे। तो हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑफिसर्स है, उनके मैं नाम बताने की कोशिश करता हूं आपको।
जैसे मैं बात करूंगा एमपी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसमें ऑफिसर्स की आर्मी होगी। ऑफिसर्स की आर्मी का जो सबसे हेड होगा, क्या होगा, सबसे हेड, वो व्यक्ति कौन होगा पता है, पीसीसीआईटी। कौन होगा, पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, कौन होगा, फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हु इज द हेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सीसीआईटी, इसके नीचे का जो ऑफिसर होगा वो कौन होगा, सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे एक्चुअली होता यह है कि 18 रीजन है, तो हर 18 रीजन में सीसीआईटी होते हैं, दैट वाज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब पीसीसीआईटी एक होता है, उसका काम होता है कि ये 18 सीसीआईटी ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इनको देखना है ना। तो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन हो जाएगा, पीसीसीआईटी। देखो ये लोग जनरली काम नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते। नोटिस आया, इसका मतलब ये नहीं कि पीसीसीआईटी ने क्या करा है, नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने वाला व्यक्ति जो आपकी चेकिंग करना चाहता है इनकम की, वो ये नहीं होता है, वो नीचे जूनियर लेवल के क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। सीसीआईटी, सीसीआईटी के नीचे जो होता है पीसीआईटी होता है ना, क्या होता है, पीसीआईटी, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे वाला जो ऑफिसर होता है वो होता है सीआईटी, दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी। चलो चारों के नाम बोलेंगे। ए कौन है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तीसरा है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एंड डी में कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ई जेसीआईटी, जेसीआईटी मतलब कौन, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं एसीआईटी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे के जो ऑफिसर होते हैं दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर। तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत नीचे आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर से नोटिस आया है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कोई हवलदार से नोटिस आया है और टीआई से नोटिस आया है, दोनों में क्या होता है, बहुत फर्क है। हवलदार ने बुलाया तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, पटास मतलब उससे बातचीत करके मैटर क्या हो सकता है, इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन सब कमिश्नर ने बुलाया है तो भैया कमिश्नर ने बुलाया है तो कोई ना कोई बड़ा ही मैटर होगा। तो जो ये कमिश्नर वगैरह होते हैं ये लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो मैटर बहुत ज्यादा क्या होता है, बड़ा। फिर इनके नीचे कौन होता है मालूम है, इंस्पेक्टर्स। इनकम टैक्स के क्या होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं। ये ना इंस्पेक्टर्स से घूमते रहते हैं। मैं जब भी आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको हमेशा मन में एक बात आएगी, सर आप ये सब बोल तो रहे हो, पता कैसे चलेगा किसने इतना कमाया, पता कैसे चलेगा। देश में इतने सारे लोग हैं। देखो पहली चीज तो पता चले या नहीं चले इससे लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई पता नहीं चलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि लॉ में लिखेंगे नहीं, पता चल जाता है। क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति के घर में शादी हो रही है तो, और वो बड़ा व्यक्ति है, ये खबर दुनिया को पता रहती है कि हाँ भैया बड़ी शादी होने वाली, इंदौर में आसपास के लोग भी बोलते रहते हैं कि बड़ी शादी होने वाली है। तो इंस्पेक्टर्स को खबर लग जाती है, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, इनके खबरी भी होते हैं, खबर लग जाती है। शादी में चले जाते हैं ये लोग, चुपचाप से कहाँ आ जाएंगे, शादी में आ जाएंगे। शादी में आ जाएंगे फिर वहां से रिश्तेदारों से क्या करेंगे, बात करेंगे कितना खर्चा किया, कितना लेन देन चल रहा है, फूफा चाचा से बात करेंगे। और ये लोग ऑलरेडी पहले ही थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, तो इनको बताने में आता है कि यहाँ से इतना आया, ये उतना दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इतने पर प्लेट क्या लगी है, थाली की कॉस्ट है, इतना खर्चा किया जा रहा है। बोले यार इनकम टैक्स में कम दिखाते हैं तो 3-3, 4-4 करोड़ की क्या कर रहे हैं शादी। वहां से ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अगर आप घूमने जा रहे हो, आप
आपने अपनी इनकम दिखाई है, से 2-2.5 लाख रुपए की इनकम दिखाई साल की, और अभी आप साल में 10 बार थाईलैंड घूम के आ गए, ठीक है, और आपने हर ट्रिप के फोटो कहां पे डाले, इंस्टाग्राम पे। इनकम टैक्स विल कलेक्ट दी डेटा कि भाई ये बंदा इतनी सारी क्या कर रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है, मतलब भाई फॉरेन ट्रिप कर रहा है और दिखा कितनी इनकम रहा है, 2.5 लाख की, और कम से कम थाईलैंड गया होगा तो पर बार 50,000 तो खर्चा होगा, 5 लाख का तो खर्चा कहां कर दिया इसने, थाईलैंड में कर दिया। तो भाई साहब आइए और बताइए, अगर आप जैसे मान लो कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या कोई भी है, उसने वैलेंटाइन डे के ऊपर एक गोल्ड रिंग क्या कर दी साहब, गिफ्ट कर दी, उसका फोटो कहां डाल दिया, एआई विल कलेक्ट दिस डेटा। गोल्ड रिंग, नोटिस कहां से इतना कमा रहे हो, वो मैच करेंगे आपकी इतनी इनकम है या फिर नहीं। तो ये मत पूछना मुझसे पता कहां से चलेगा, पता कहीं से भी चल सकता है। नाटा एकेडमी में भी क्या होगा, जैसे अभी एडमिशन का टाइम है, एडमिशन का टाइम है, उनको लगता है कि यार नाटा एकेडमी जो है प्रॉपर इनकम शो नहीं करती, तो पेरेंट्स बन के आ जाएंगे, आके रिसेप्शन पे बात करेंगे, और जब एकदम से रिसेप्शन पे आएंगे पेरेंट्स बन के, तो रिसेप्शन वाले तो अपनी तारीफ करेंगे ही करेंगे ना, पूरी एकेडमी भरी है, 25 की 25 क्लास में, आप जाके देख लीजिए कोई भी क्लास खाली नहीं है। बोले रुक, अब बता, तू ऐसा बोल रहा है कोई क्लास खाली नहीं है, ये बच्चे ये बच्चे ये बच्चे यहां दिख रहे क्या, ये बच्चे आपने जो इनकम टैक्स को डिटेल दी उसमें दिख रहे क्या, नहीं, तो पता कहीं से भी चल सकता है। और जनरली इंस्पेक्टर्स होते हैं एंड दे उनकी खबरी भी होते हैं। और फिर जी एच के बाद आई खबरी को मैं यहां नहीं रख रहा हूं क्योंकि खबरी डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होता है। इनके नीचे आते हैं दोस्तों बाबू। बाबू मतलब जो लाइक प्यून, जो सबसे नीचे के लेवल के व्यक्ति होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, प्यून्स हो गए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स हो गए, क्लीनर्स, स्वीपर्स वगैरह, ये भी डिपार्टमेंट का क्या है, पार्ट है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर कौन है पता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, देन ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स एंड फिर प्यून्स, है ना, क्लर्क्स वगैरह जो हो गए वो यहां पर आते हैं। अभी एक फैक्ट निकल कर आया था, सच है क्या है नहीं पता, कि साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉस में है। हम लोग दूसरी क्या बात की, लॉस मतलब क्या, उनको तो खर्चा कुछ होता ही नहीं है, काय का नहीं होता है। ये सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर को क्या दी जा रही है, सैलरी, और उनकी इनकम कहां से होती होगी, टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन से इनकम है, और इधर से क्या है, उनके एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कार का एक्सपेंस, पेट्रोल का, कुछ ना कुछ जो भी स्टाफ के, इलेक्ट्रिसिटी, सब खर्चे तो होते ही होंगे। नेट देखा जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे सर जब कुछ फायदा ही नहीं है सरकार को, तो टैक्स को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि भाई इनकम टैक्स क्यों लेते हो आप, देश चलाने के लिए। पता चल रहा है देश चलाने के लिए, देश के लिए, और डेफिसिट का काम कौन कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सी, इनकम टैक्स लगाने का रीजन और भी है, सिर्फ कमाना ही सरकार का रीजन नहीं है। सरकार क्या करना चाहती है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे पैसा खींच के उन लोगों में यूज करना चाहती है जो कम कमा रहा है। अमीरी और गरीबी के डिफरेंस को क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और गरीबों पे, या जिनकी इनकम कम है, मिडिल क्लास, उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, कम रेट से टैक्स लगाया जाता है। सो ये डिफरेंस को क्या करने की कोशिश की जाती है, दूर। दो टाइप के टैक्स सिस्टम होते हैं दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और एक होता है रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सुना है इसके बारे में आपने? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है भाई, इनकम के बेसिस पे लगता है। और रेग्रेसिव क्या होता है भैया, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा तो भी जीएसटी की रेट सेम है, आप लोग खरीदेंगे तो भी जीएसटी की रेट क्या है, सेम है। मतलब यार भाई आप लोगों के साथ तो वो गलत बात है ना, क्योंकि आपकी इनकम कम है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो बट हमारा इनकम टैक्स बहुत अच्छा टैक्स है, ये रेग्रेसिव टैक्स नहीं है। ये कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। आप यहां देखोगे 10 लाख तक की इनकम है तो हो सकता है कि आपको टैक्स देने की जरूरत ही ना हो, लेकिन 1 करोड़ की इनकम है तो आपको अच्छा खासा क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो जो कम कमा रहे हैं उनके लिए पैसे को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। नाउ हाउ दी हायरार्की वर्क गाइस, हाउ दी थिंग्स वर्क, सी दिस
staff, ground level staffs is responsible towards inspectors. Inspectors are responsible towards income tax officer. Income tax officer is responsible towards assistant commissioner. Assistant commissioner is responsible towards joint commissioner. Joint commissioner is responsible towards commissioner. Commissioner is responsible towards principal commissioner. Principal commissioner is responsible towards chief commissioner. Chief commissioner is responsible towards is principal chief commissioner. Principal chief commissioner is responsible towards CBDT. CBDT is responsible towards finance ministry. Finance ministry is responsible towards Modi ji. Modi ji is responsible towards parliament, and parliament is responsible in the eyes of constitution. So पूरी पार्लियामेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इन दी आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स. दिस इज द डिपार्टमेंट जिससे आप डील करोगे. आई बात समझ में? ओके. सो मैंने क्या बताया आपको, इधर देखिए. मैंने आपको ये बताया किसी भी मैटर पे लॉ बनाया जा सकता है क्या? नहीं, है ना. जब भी हम देखो, एक क्या होता है, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने 5 बार पढ़ लिया सर, फिर भी हम भूल गए, फिर भी हम भूल जाते हैं. बहुत बार रीड कर लिया. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हमने लिख के भी देखते हैं. देखो, क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि एक बार लिख लो तो फिर याद रखने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. लेकिन देखो, एक बार लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है. हमारे पास टाइम इज अ कांस्टेंट. समझो, टाइम ज्यादा नहीं है. ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम हर सब्जेक्ट के ऊपर ऑडिट को लिख लिख के देखोगे. एक बार आप लिख सकते हो, 1.5 बार 2 बार आप लिख सकते हो, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आप लिख नहीं पाओगे. समझो. अब क्या होता है, हमको रिवाइज कैसे करना है? हमें अपने मन की शक्ति को यूज करना है. वी हैव टू यूज योर माइंड. आप है ना, आप सोचो माइंड में. आप यहाँ आंख बंद करके सोचो कि आप अपने घर पे हो, अपने पापा मम्मी से बात कर रहे हो, आप सोच सकते हो, है ना. भले ही वो एक्चुअली में नहीं हो रहा होगा, बट यू कैन डू इट. इतना पावर है, सीधा की सीधा आप घर पहुंच सकते हो, अपने कमरे में पहुंच सकते हो, देख सकते हो कि वहां पर. मैं आपको बोलूं कि इमेजिन द फैन इन योर होम. आपको जाके देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद करो, देख लोगे. याद भी कैसे करना चाहिए? माइंड से. माइंड से. माइंड से कैसे याद होता है? जब भी आपने कोई चीज रीड कर ली, रीड करने के बाद बुक नहीं देखनी है. बुक नहीं देखनी साहब. आज सर ने सबसे फर्स्ट डे क्या पढ़ा है? वैसे तो आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आज तो मैंने आपसे बेसिक बातें करी थी. वो तो ये हमारा रोज का सिस्टम है, तो हम रोज यही सिस्टम फॉलो करेंगे. सर ने बोला था यार कि कोई भी मैटर पे टैक्स लगाया जा सकता है क्या? तो मैं उन्होंने फिर बोला था कि नहीं नहीं नहीं, कि जो मैटर कहां लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी पे क्या लगाया जा सकता है? टैक्स. सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हमसे कि क्या भैया टैक्स है तो लगाता कौन है? तो लगाता कैसे, मतलब टैक्स लॉ बनता कैसे है? तो बोला बिल पास करके. और बिल पास करता कौन है? वो है पार्लियामेंट. फिर उसको चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. उनने ये काम डेलीगेट किसको किया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बॉडी बनाई है, वो कौन सी बॉडी है? सीबीडीटी. सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. कितने मेंबर्स होते हैं? 6. एक क्या होता है? मेंबर. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका की फॉर्मेशन स्पेशल एक्ट से किया गया है ना. दैट इज व्हाट सीबीडीटी. सीबीडीटी ने काम किसको डेलीगेट किया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितने रीजन्स में है? 18. सर हमको याद नहीं आया 18 है, हमको याद है 16 है, 20 है, क्या है? अब देखो, अब जाकर देखो कि हाँ, क्या आपके माइंड को बताओ तो सही कि क्या उसको आता है, क्या उसको नहीं आता है. अगर आप उसको बता दोगे ना कि तेरे को ये याद नहीं था, तो अगली बार जब वो सेक्शन को जाके पढ़ोगे ना, तो वो उस चीज को ध्यान रखने की कोशिश करेगा. ठीक है. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नीचे आएगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे आएगा प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. अब याद नहीं आ रहा है, नोट्स देखा, अब देखा तो आएगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर आएगा ज्वाइंट कमिश्नर, फिर आएगा असिस्टेंट कमिश्नर, फिर आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स एंड अदर क्लर्क्स. ये बताइए आपको समझ में? ठीक है. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज आपके इनकम की चेकिंग होती है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड. आपको बोला जाता है कि आपने 1 लाख का टैक्स भरा है, वो बोलते नहीं 50 लाख का टैक्स भरना है.
आप बोलते हो कि 1 लाख का टैक्स है, वो बोलते हैं कितने का है, 50 लाख का टैक्स है। क्या करें, भरना पड़ेगा? यस, भर देंगे भाई। उनने बोला है तो कितने का टैक्स भरना पड़ेगा, 50 लाख का भरना पड़ेगा। इफ दे हैव डिमांडेड देन वी हैव टू पे। लेकिन चुप बैठ जाए, 50 लाख भर के चुप बैठ जाए, क्या करें? क्या करें उसके लिए बताइए। हाँ ठीक है, उनने बोल दिया, उन वो लग रहा है कि इनकम ज्यादा है, आपको लग रहा है कि इनकम कम है, उनको लग रहा है कि इनकम क्या है, ज्यादा है। मान लो कि कोई खर्चा है जो पीएनएल में आप सोच रहे हो कि आना चाहिए, बट वो सोच रहे हैं कि पीएनएल में नहीं आना चाहिए। उस वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब झगड़ा किसके ऊपर है, क्या वो खर्चा पीएनएल में आएगा या नहीं आएगा भाई? तो अब क्या करें? हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया इनने। इनने बोला कि सर जो एक्ट में लिखा है ना वो करेंगे। तो भाई एक्ट में, ठीक है, एक्ट में लिखा है, लेकिन एक बात बताओ, क्या सब चीजें इतनी क्लियर लिख दी जाती है क्या कि भैया कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो? जब भी तो केस लॉस करके कोई चीज होती है कि मैटर कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लगता है आपको कि नाइंसाफी हुई है, मैं 100% तो नहीं बोल रहा कि होगी, क्योंकि वो भी सही हो सकते हैं, आप भी सही हो सकते हैं, तो व्हाट यू विल डू? केस करेंगे। अच्छा, केस करेंगे तो केस सबसे पहले कहां करते हैं आपको पता है? कहां जाना चाहिए? बताता हूं। एक ऑफिसर होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके आगे लिखा होता है अपील्स। क्या लिखा होता है? अपील्स। मतलब हमें अपना केस किसके पास फाइल करना होता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि कौन है? अपील। ये वाला कमिश्नर अलग है और ये वाले जो कमिश्नर है वो क्या है? अलग है। ये कौन से केस हैंडल करते हैं? ये उसी डिपार्टमेंट में होते हैं जहां पे ऑफिसर्स होते हैं, उसी डिपार्टमेंट में एक बंदा होता है, वो कौन होते हैं? सीआईटी अपील्स के होते हैं। बोलते यार डिपार्टमेंट की बात है, अपन डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट में ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कहां कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करते हो। बट आपका केस सीआईटी अपील्स के पास गया और सीआईटी अपील्स भी बोलता है जो ऑफिसर बोल रहे थे वो बात क्या है, सही है, आप तो भरो टैक्स, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप अपना केस लेके जा सकते हो आईटीएटी के पास। किसके पास? आईटीएटी। आईटीएटी का फुल फॉर्म इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या नाम है उसका? इनकम टैक्स अपील। ये ऐसी ट्रिब्यूनल है जो कि इनकम टैक्स के केसेस ही क्या करती है, हैंडल करती है। फास्ट ट्रैक मैटर यहां पर क्या होते हैं, सॉल्व, नहीं तो भारत में दूसरे जो कोर्ट्स है उसमें तो क्या लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। बट मान लो कि आईटीएटी से भी खुश नहीं हो आप, ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं कि जो सीआईटी बोल रहा है या फिर जो भी ऑफिसर्स बोल रहे हैं वो सही है और सब्सटेंशियल मैटर है, कोई जेन्युइन नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, तो आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। और वहां पे खुश नहीं हो तो कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में खुश नहीं हो तो भाई घर जाओ, आराम करो, कोई फांसी की सजा तो मिलेगी नहीं कि प्रेसिडेंट से माफी मांगने जा रहे हो। ठीक है, सो बस यहां तक का हमारा सिस्टम होता है। पैसे यहां कमाने को मिलते हैं। आपने सुना होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना, अरे सब बच्चों का खेल है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से कुछ फायदा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ केस निकाल के लेके जाना अपने क्लाइंट्स के लिए, दैट इज व्हाट विल गिव यू द रेवेन्यू। मोटी कमाई यहां से होती है। और ये कब कर पाओगे बेटा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कब जीत पाओगे? जब आपके पास लॉ का इन डेप्थ क्या होगा, नॉलेज होगा, आपको प्रोविजन में पता होगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। ऑफिसर्स हो सकता है गलत इंटरप्रीट कर रहा होगा, लेकिन उसको आप क्या कर रहे होंगे, अपना पक्ष रखते हुए सही तरीके से क्या कर रहे होंगे, इंटरप्रीट कर रहे होंगे। यहां पर पैसा है, बहुत पैसा है। अब हिंदुस्तान में यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि काफी सीनियर है, काफी समय से इस फील्ड में है दोस्तों, उनके पास ही मैक्सिमम क्लाइंट चले जाते हैं, नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास नहीं आते। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में क्या, देखो आपको भी मिलेंगे जब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक आपके पास दूसरे कंट्रीज का टैक्स सिस्टम सीखने का भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वहां सर आपने क्या किया, वो टैक्सेशन सीखा, वहां का नॉलेज से आप वहां के क्लाइंट्स भी हैंडल, वहां पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, वहां पे कमाई के साधन अच्छे हैं, वहां से पैसे भी अच्छे कमाने, रिटर्न भर के भी आप क्या कर सकते हो, काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो। आप में से कितने लोगों को प्रैक्टिस में जाने की इच्छा है, कितने लोगों को जॉब में?
जॉब वाले कितने हैं? कुछ सोचा ही नहीं अभी, है ना? कुछ होता होगा ना मन में कि क्या करना है, नो आइडिया, प्रैक्टिस। हाँ भाई, मैं आपको बोलूं ना, जीवन में जो जॉब का सोच रहा है भाई करे, कुछ साल जॉब करे, वापस कहाँ आए? अथा अथा पैसा है, आप कभी नहीं कमा पाओगे जॉब में। और खुद के लिए करने की बात ही क्या होती है अलग। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जॉब करने वाले मेरे को थोड़े कम जमते हैं यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत कम जमते हैं, क्योंकि वो अपने नॉलेज का उतना यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। और जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने नॉलेज का यूटिलाइज, बस इतना है ना, थोड़ी रिस्क लेनी है यार, 4-5 साल निकालना है, बट उसके लिए ना सीए एक बार में बन जाओ। आपको आपको सीए एक बार में बनना है। सीए एक बार में बन गए तो फिर आपके पास टाइम होगा प्रैक्टिस में, 1-2 साल चले भी गए। देखो क्या होता है, लटकते पटकते सीए बन रहे, 5 अटेम्प्ट बाद, 6 अटेम्प्ट बाद, तो भाई फिर लगता है कि कहाँ प्रैक्टिस में और 5 साल बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा तो अपन क्या करते हैं, जॉब में घुस जाते हैं, ठीक है, बन गए। टाइम पे बनने का फायदा ये है कि यू कैन लर्न द वर्क एंड कम इन टू प्रैक्टिस। जॉब करते करते भी लोग प्रैक्टिस सेटअप कर लेते हैं। एंड इनकम टैक्स इज अ सब्जेक्ट फॉर योर लाइफ, not just for intermediate. This will make your life and this will change your life. कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।